स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम। आज हमारा सौभाग्य है कि मॉरिशस से मतलब भारत से मॉरिशस आई हुई है डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, और आपने हिंदी साहित्य में अपना भरपूर योगदान दिया है और आजकल मॉरिशस आए हैं। यहाँ की मॉरिशस से हिंदी साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हो रही है, बातचीत भी हो रही है, किस तरह से काम आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी बात हो रही है। आज हमारी मुलाकात डॉक्टर शारदा प्रसाद से होने वाली है। उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और उनकी योगदान हिंदी साहित्य में, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर शारदा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं मूलतः झारखंड की रहने वाली हूँ और रामगढ़ कैंट मेरी जन्मभूमि है। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बीए तक रामगढ़ में ही हुई है। वहाँ के गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया और रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं पीजी करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी गई और पीजी करने के बाद मैं उसी कॉलेज में जिसमें मैंने पढ़ाई की थी एडहॉक में मैंने लगभग 10 महीने तक अपनी सेवा दी। हिंदी में मैंने उसे क्लास लिया, पढ़ाया। इसके बाद मेरी नियुक्ति हो गई उड़ीसा में, जो सुंदरगढ़ ज़िले में राजगांगपुर है, राउरकेला के बिल्कुल पास में ही है। मैंने वहाँ तक लगभग 4 वर्ष तक हिंदी अध्यापन किया। किंतु कहिए कि जन्मभूमि का मोह या पारिवारिक मोह, जिस कारण मैं वहाँ से आ गई पुनः रामगढ़। और वहाँ रामगढ़ के पास ही में जुबली कॉलेज है, वह भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय का ही है। मैंने लगभग 8 वर्ष तक वहाँ हिंदी अध्यापन किया। फिर मेरी नियुक्ति हो गई बिहार कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस सर्विस आयोग पटना से। तब मैं आ गई पुनः रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में, जहाँ से मैंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। और उसी महाविद्यालय में मैंने हिंदी शिक्षिका के रूप में हिंदी की सेवा की अध्यापन किया और 2023 में मैं प्राचार्य के पद से अवकाश ग्रहण की। मतलब आपका कोई ना कोई पुराना है रामगढ़ से? मेरा पूरा जीवन रामगढ़ में ही कहिए कि बीता। सिर्फ 4 वर्ष के लिए मैं उड़ीसा गई और वहाँ भी मैंने हिंदी की सेवा की। इसके बाद मैंने पीएचडी संबलपुर विश्वविद्यालय से किया। मेरे शोध गुरु थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जिन्होंने डबल पीएचडी और डबल डीलिट करके विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वे मेरे शोध गुरु हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी की संबलपुर विश्वविद्यालय से। आपका योगदान हिंदी साहित्य में किस तरह से है कि इसके बारे में बताइए। अभी मैंने हिंदी साहित्य के लिए हिंदी में लगभग 16 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सबसे पहली पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई 2008 में, जो मेरे शोध पर ही आधारित है। वह है मोहन राकेश के नाटक विषय और विधान, जो भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसके बाद मैंने हिंदी में ही शोध आलेखों का संग्रह प्रकाशित करवाया। हिंदी आलोचना के आयाम, समकालीन समीक्षा के सोपान, एक काव्य संग्रह है काव्यांजलि, जिसमें 9 कवियों का काव्य संकलन है, उनकी कविताओं का संकलन है। फिर मैंने माइनर रिसर्च किया। यूजीसी का एक ग्रांट था, वह मुझे मिला था रामगढ़ कॉलेज में रहते रहते। उसका विषय था मगही और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। यह पुस्तक भी मेरी आयुष्मान पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, जिसमें मैंने जो लोक साहित्य है, लोकगीत है, किस तरह लोकगीत हमारे जीवन में रचे बसे हैं, हमें माटी से जोड़ते हैं, हमारी भावनाओं को
संप्रेषित करते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख को जान पाते हैं। और हिंदी साहित्य पर लोक साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा है, इसी की विवेचना उसमें की गई है, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी लोकगीत हैं और मगही लोकगीत हैं। चूँकि मेरी भाषा मगही है, मातृभाषा मेरी मगही है, किंतु देखिए भाषाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता है, भाषा कैसे अपना रूप बदलती है, इसका उदाहरण है। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, रामगढ़ जिला, वहाँ की लोकल भाषा खोरठा है। मैं इस पर भी बात करूँगी। खोरठा जो हमारी प्राचीन लिपि है, खरोष्ठी, वही परिवर्तित होते होते खरोष्ठी से बनी खरोठी, खरोठी से बना खरोठा, और खरोठा से बन गया खोरठा, जो वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। प्रायः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसका साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। तो मेरी मगही भाषा में खोरठा का पूरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए दोनों मिली जुली हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं प्रश्न की श्रृंखला को लेकर। आपने कहा कि लिपि और कोई संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा देवनागरी लिपि के उद्गम और विकास के बारे में थोड़ा सा बताइए। नागरी लिपि परिषद भारत सरकार का ही एक संस्था है, जो विनोबा भावे जी के सत्प्रेरणा से 1975 ईस्वी में स्थापित की गई, और यह इसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में भारत के मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय है, वहाँ इसका आयोजन दिसंबर 2024 में किया गया। उसमें मुझे भी सहभागिता करने का अवसर मिला, और उसमें मेरे शोध का विषय था देवनागरी लिपि का सामर्थ्य। वास्तव में यूँ कहें कि आज चीनी भाषा जो है मंदारिन, वह सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है, और उसके बाद अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो नागरी लिपि आती है। आज विश्व भर में लगभग 180 देशों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। सिर्फ अमेरिका में ही 75 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। मुझे अमेरिका की डॉक्टर बिंदु अग्रवाल से मिलने का अवसर मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार हिंदी का शिक्षण वहाँ करते हैं, और वहाँ के लोगों में हिंदी सीखने की जो ललक होती है वह भी काबिल तारीफ़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को यह पता है कि अगर वाणिज्य हमें बढ़ाना है, व्यापार हमें बढ़ाना है, तो जिस देश में वह व्यापार करने जाते हैं वहाँ की संस्कृति से जुड़ना आवश्यक है। और जब तक वहाँ की भाषा न जाने, वहाँ की लिपि न जाने, वहाँ की संस्कृति न जाने, तब तक वहाँ पाँव जमाना मुश्किल है। इसलिए अमेरिका में MBA में हिंदी की भी पढ़ाई होती है, और वे हिंदी सीखते हैं, ताकि भारत जो आज 5वीं शक्ति बन करके उभर रहा है, 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो जब तक यहाँ की संस्कृति को न जाने तब तक यह मुश्किल है। और यूँ कहा जाता है कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो हिंदी जानना, देवनागरी लिपि, वह बहुत आवश्यक है। एक बात मुझे याद आ रही है, जब स्टार चैनल का आरंभ हो रहा था भारत में, तब पत्रकार ने पूछा था उनके मालिक से, अलीक पदमसी थे, कि आप भारत में आ रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, यहाँ तो हिंदी है, यहाँ के तो ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तब उनका जवाब था कि अगर मैं भारत में आता हूँ तो यहाँ अंग्रेजी का काम क्या है, यहाँ हिंदी ही बहुत है। और जब हम हिंदी में विज्ञापन देते हैं तो इसकी गुणवत्ता, इसकी प्रसारण क्षमता, इसके प्रचार करने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है।
इसलिए अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। और मिकी माउस और डोनाल्ड डक इतना प्रसिद्ध हुआ हिंदी में, यानी मिकी माउस को और डोनाल्ड डक को हिंदी सीखनी पड़ी। हिंदी भाषा की जो लिपि देवनागरी लिपि है, तो नागरी लिपि के इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। नागरी लिपि का आरंभ ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी लिपि कहें कि सभी लिपियों की जननी है। विश्व भर में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग लगभग इसका प्रभाव है। ब्राह्मी लिपि से ही सिंधु घाटी की जो लिपि है वह उत्पन्न हुई, और सबसे पुरानी लिपि सिंधु घाटी की मानी जाती है, जिसका नमूना हमें मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें मिलती है। इसके बाद यही भाषा विकसित हुई और नागरी लिपि कहलाने लगी। ऐसा है कि गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे और जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया, और इसलिए यह नागरी कहलाई। दक्षिण भारत में जो तमिल भाषा है, तमिल, और पूरे भारत में जो संस्कृत बोली जाती है, दोनों ही ब्राह्मी से ही उत्पन्न है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसमें देवनागरी का प्रभाव है। यहाँ हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि आगे विकसित होते होते नागरी लिपि तो हुई ही, इसकी दो शैलियाँ विकसित हो गई, एक उत्तरी शैली, एक दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में हो गई हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, और दक्षिणी शैली में हो गई मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ये आपस में बहने हैं, और अगर हम कहें कि देवनागरी लिपि का विकास करने में दक्षिण का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जिस वक्त शंकराचार्य धर्म का प्रचार करने चले थे, तो वे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इसका प्रचार किए। और दक्षिण के डॉक्टर वी कृष्णा स्वामी, बंगाल के जस्टिस शारदाचरण मित्र, इन्होंने देवनागरी के प्रचार के लिए समितियां बनाई, नागरी प्रचार समिति। और जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ा, उस वक्त हमारे जो समाज सुधारक थे, भाषा के पारखी थे, उन लोगों ने यही विचार किया कि पूरे देश को जोड़ने वाली अगर कोई भाषा है तो वह हिंदी है, देवनागरी लिपि है। आजकल में नागरी लिपि द्वारा किन किन भाषाओं में लिखी जाती है, कि कौन कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? आप देखें तो नागरी का प्रयोग हिंदी में है, संस्कृत में है, और जब हम लिपि की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में उसके 8वें अनुसूची में 22 लिपियों की चर्चा की गई है। 22 लिपियों को स्वीकृत किया गया है। 22 लिपियों में से 12 भाषा की लिपि देवनागरी है। वे हैं हिंदी, संस्कृत, बोडो, नेपाली, संथाली, मैथिली, डोगरी, कश्मीरी, इस प्रकार 12 भाषाएं जो हैं उसकी लिपि देवनागरी है। अगर हम देखें बंगला भाषा को ही देखें तो हम जो अ लिखते हैं, बंगला का अ, दोनों एक समान है। हमारी हिंदी में क, ख, ग, घ, अंग है,
बंगला में भी हम वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसके लिखने का स्टाइल बदल जाता है। ख भी देखिए, हमारा ख और इस ख में बहुत समानता है, और ग तो बिल्कुल एक समान लगता है, घ में भी वही समानता है, और ये अंगा है। ठीक इसी प्रकार हम उड़िया में आते हैं। उड़िया में हम ऊपर से गोल करते हैं, ये क है, क लिखकर हम ऐसे गोल करते हैं। ख है, ठीक इसी प्रकार है। ग बिल्कुल हिंदी के जैसा ही लग रहा है। घ भी वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर में गोल करते हैं, और ये अंगा है। ठीक इसी तरह हम एक और भाषा की बात करते हैं, गुजराती। गुजराती में क एस जैसा लिखकर एक लकीर छोटी सी खींचते हैं। ख, ग तो बिल्कुल वैसा ही है, घ भी और अंगा भी। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसमें सिरो रेखा होती है। हम लिखने के बाद एक लकीर खींचते हैं, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। लेकिन गुजराती भाषा में सिरो रेखा नहीं लगाते हैं। और बंगला भाषा में भी तो आपने ये देखा कि लिपि में कितनी समानता है। अगर हम उर्दू, अरबी, रोमन को नागरी लिपि में लिखते हैं तो दूसरे व्यक्ति को सीखने में बहुत आसानी होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आमी जाबो बंगला में, अगर हम इसे आमी जाबो बंगला में लिखते हैं तो वह हो सकता है जो नहीं जानते हैं बंगला वे नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर हम उसे देवनागरी लिपि में लिखें, लिपि देवनागरी हो, तो वह ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। नागरी लिपि की जो वंदना है, वह वंदना है जयति नागरी लिपि जयगान, इसका वंदन इसका मान। अब हम अगर इसका मलयालम अनुवाद करते हैं तो जैविका जैविका नि देवनागरी निन्वकु वंदनम नि यंगल वक्काभिमानम। आप देख सकते हैं कि यह लिपि देवनागरी है किंतु भाषा तमिल है। अगर हम तमिल सीखना चाहते हैं तो हिंदी की लिपि को अगर मलयालम लिपि से में हम मलयालम नहीं जानते हैं, या जो भी नया है मलयालम भाषा नहीं जानता है, वह अगर हिंदी सीखना चाहे तो हम इस प्रकार हिंदी लिपि में लिखेंगे। किसी भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं तो देवनागरी के जरिए हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि भाषा में समानता है। आप अगर देवनागरी लिपि जानते हैं तो आप गुजराती भी समझ सकते हैं, उड़िया समझ सकते हैं, गुजराती समझ सकते हैं, पंजाबी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं महाश्वेता देवी जी जो बंगला की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थीं, अब तो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, किंतु उन्होंने विश्व पुस्तक मेला में कहा था कि मैं अगर बंगाल से बाहर जा सकी हूँ तो वह हिंदी के कारण है। यदि मेरे उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में या देवनागरी लिपि में नहीं हुआ होता तो मैं इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाती। और एक बात, उर्दू के गालिब जी, अगर उनकी कविताएं, उनकी शायरी, उनका साहित्य सिर्फ उर्दू में ही होता तो उन्हें एक सीमित पाठक मिलते हैं। लेकिन जब उसका अनुवाद हिंदी में किया गया, देवनागरी लिपि में किया गया, तो पाठक वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में देवनागरी लिपि की जगह पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, तो देवनागरी लिपि के लिए कोई खतरा नहीं होता है? देखिए, ऐसा है कि अगर विश्व के अनेक लिपियां एक दूसरे के साथ मिलना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, तो लिपि के लिए खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि लिपियों का जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा, मिलाप होगा, उतना ज़्यादा उन्हें एक दूसरे की संस्कृति से, एक दूसरे के साहित्य से अवगत होने का अवसर
मिलेगा। जैसे अब मैं मॉरिशस की ही बात करती हूँ, तो यहाँ जितने साहित्यकार हैं, मुझे मिलने का सुअवसर मिला डॉक्टर रामदेव धुरंधर जी से, डॉक्टर वीर सेन जगा सिंह से, डॉक्टर रामफल से, डॉक्टर गंगू जी से, जयचंद लाल बिहारी जी से, डॉक्टर अचराज से। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों को प्रसिद्धि मिली तो हिंदी साहित्य से, और वे सिर्फ मॉरिशस की सीमा से बंधे नहीं रहे और ये भारतवर्ष तक गए, और सिर्फ भारत ही नहीं विश्व में भी हिंदी का आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि लिपि के खतरे की बात कहीं आती ही नहीं है। देवनागरी लिपि का भविष्य इतना उज्जवल है कि आज ह्यूस्टन में, अमेरिका, वहाँ डॉक्टर ओम गुप्ता हैं, उनकी पूरी टीम है, डॉक्टर आशा श्रीवास्तव हैं, भारत की ही डॉक्टर राजरानी शर्मा हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं, उससे हिंदी का प्रचार प्रसार सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हो रहा है वरन विश्व भर में हो रहा है। आज लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता के दर्शन को समझना चाहते हैं, रामचरितमानस को सीखना चाहते हैं, इसलिए ह्यूस्टन से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डॉक्टर ओम गुप्ता ने गीता के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया है कि जैसे कर्म है, अगर आप कर्म लिखते हैं तो पूरे गीता में कर्म शब्द कहाँ किस श्लोक में आया है वह आपको मिल जाएगा। फिर भारत की नागरी लिपि परिषद की बात हम करें तो विश्व भर में नागरी लिपि परिषद आज काम कर रही है और नागरी लिपि का प्रचार प्रसार कर रही है। लिपि की बात हो रही है तो आजकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया में लिपि, देवनागरी लिपि का क्या स्थान है? विश्व भर में लगभग 122 भाषाएं हैं, जिसे अगर नागरी लिपि में लिखा जाए तो इन भाषाओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से नागरी लिपि परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, प्रौद्योगिकी एवं सूचना मंत्रालय ये काम कर रहे हैं और समय समय पर ये देवनागरी लिपि के मानक शब्दों पर काम करते हैं। एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है, मानकीकरण पर है। यह देवनागरी लिपि तथा हिंदी का मानकीकरण, यह है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से। इसमें हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि सीखने के लिए किस प्रकार यह कितनी सहज है, सुगम है और सरल है। सबसे बड़ी बात है देवनागरी लिपि की कि हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं और वही पढ़ते हैं। लेकिन मैं किसी भी भाषा की निंदा नहीं कर रही हूँ, न ही मैं विरोध करती हूँ, किंतु देवनागरी लिपि इतनी वैज्ञानिक है कि यह बहुत ही सहज, सरल और सुलभ है। जैसे अगर हम अ कहते हैं तो अ की मात्रा हमारे पास एक खड़ी पाई है, खड़ी रेखा है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यू को ही लेते हैं। यू का कहीं पर अ होता है, कहीं ऊ होता है। जैसे हम बट लिखते हैं, BUT बट, तो यहाँ पर यू का उच्चारण हम अ से करते हैं। लेकिन अगर पुट लिखते हैं तो PUT पुट लिखते हैं। तो कहीं पर हम इसका उच्चारण अ करते हैं, कहीं पर इसका उच्चारण ऊ करते हैं, यानी तारतम्यता नहीं है। अब जैसे हम साइकोलॉजी लिखते हैं तो वह P से शुरू होता है, PSY, लेकिन इसे पढ़ते हैं साइकोलॉजी पर लिखते हैं प साइकोलॉजी, P साइलेंट होता है। हिंदी में ऐसी बात कहीं भी नहीं है। हम जो लिखते हैं, जो बोलते हैं वही पढ़ते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि में पाठ से वाक और वाक से पाठ, यानी टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट दोनों एक समान है। अब रही टेक्नोलॉजी की बात, तो हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसके लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत ने अनेक काम किए हैं। और यूनिकोड
सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें आप लगभग सभी भाषाओं में लिख सकते हैं। पहले कृतिदेव और चाणक्य में लिखे जाते थे, लेकिन अलग अलग फ़ॉन्ट होने के कारण कुछ कठिनाई आ रही थी, जो अब यूनिकोड तैयार किया गया है, जिसमें मंगल फ़ॉन्ट है। यह सारे पब्लिशर इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लिपि सीखने वाले भी। अब मैं मोबाइल की बात करूं तो आप मोबाइल और लैपटॉप में इंग्लिश में लिखेंगे, आपकी स्क्रिप्ट रोमन होगी, लेकिन आप उसे हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी नहीं भी जानते हैं तो यूनिकोड का इस्तेमाल करके, मंगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मोबाइल है, हमारे मोबाइल में अनेक भाषाओं के सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। हम अगर यहाँ बोल कर टाइप करें तो बोल कर हम लिख सकते हैं। हम जैसा बोलेंगे इसमें वही टाइप होगा। अब तो विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं, आप लैपटॉप में भी बोल कर टाइप कर सकते हैं, छू कर आप लिख कर टाइप कर सकते हैं। किंडल है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, आप सब में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसका भविष्य उज्जवल है। हाँ, तो डॉक्टर शारदा प्रसाद जी कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं बातों बातों में। तो इन सब जानकारियों के लिए डॉक्टर शारदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय मॉरिशस, जय भारत। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा आनंद उठाया। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है, रूप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम स्टूडियो में नहीं बल्कि बाहर आए हैं। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी के यहाँ हम ठहरे हुए हैं और उन लोग से बात भी हुई है। आज हिंदी साहित्य कार्यक्रम के जरिए हमने लिपि के बारे में बात की, देवनागरी लिपि के बारे में बात की। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम का आप लोगों ने पूरा आनंद उठाया। अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।